एक सवाल आया है प्रवीण नुन्नीवाल साहब का, पूछ रहे हैं कि स्टील कास्ट में क्या करना चाहिए और अगर बाय किए है शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या करें। स्टील कास्ट में एफआईआई होल्डिंग ठीक ठाक है और मंथली चार्ट पे 1 2 3 4 5 छठवां महीना है कंसोलिडेशन का। हो सकता है 1 2 महीना और समय लगाए, बट 340 निकलते ही से स्टॉक में बम्पर तेजी आनी चाहिए 300 रुपए तक की। तो 340 के ऊपर बाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि मोमेंटम तुरंत मिल जाए। एक सवाल आया है प्रिया जसरोतिया जी का, ये पूछ रही हैं, पहले तो ये उम्मीद कर रही हैं कि आप बेहतर होंगे, और पूछ रहे हैं कि इन्वायरो इंफ्रा 300 रुपये पे लिया हुआ है और इंडिया ग्लाइकॉल के लिए क्या ये सही समय है एंटर करने के लिए। इंडिया ग्लाइकोल इंडिया ग्लाइकोल माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है। और दोनों चीजें, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडिया ग्लाइकोल में तो 950 के स्टॉप लॉस से एंटर कर लीजिए। आइडियली ये प्रीएम्प्टिव एंट्री है। कंफर्म एंट्री आपकी बनेगी, मतलब ब्रेकआउट एंट्री आपकी बनेगी 1050 के ऊपर। तो 30 रुपए छोड़ने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो 950 का स्टॉप लॉस। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर 750 का स्टॉप लॉस और करीब करीब 1600-1700 रुपए का टारगेट। ट्रेडिंग के लिए 1150 का टारगेट है, इन्वेस्टिंग के लिए 1750 तक का टारगेट है। ओके। दूसरा स्टॉक था इनका इन्वायरो इंफ्रा। 223-213 की सपोर्ट जोन है। स्टॉक वीक लग रहा है। तो आपको एक राय दी गई है। साईं प्रवीण साहब का एक और सवाल आया है आईआरसीटीसी के ऊपर, वो इनकी कॉस्ट के आसपास है, तो अब ये क्या बने रहें या निकल जाएं। तो मेरे हिसाब से तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि सालों हो गए स्टॉक को नहीं चल रहा है। अक्टूबर 2021 में क्लाइमेटिक मूव बनी थी, उसके बाद से रेंज ही बन रही है। तो भले फिर दोबारा महंगे में री एंटर कर लीजिएगा 1050 के ऊपर, लेकिन वहां से 1600-1700 जल्दी चला जाएगा। 1050 शायद क्रॉस होने में 1.5 2 साल लगा दे। तो आपको एक राय दी गई है कि आप आईआरसीटीसी में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। सयंतन दत्ता साहब मेंबर भी हैं हमारे, इनके पास 4200 शेयर हैं प्रिज्म जॉनसन के और 3300 शेयर हैं जूनिपर होटल के, क्या करें इन दोनों में। तो जूनिपर मतलब ये आईटीसी, सॉरी, इंडियन होटल के रिजल्ट के बाद से बाकी ये होटल स्टॉक्स में भी डाउनसाइड खुली है। और जूनिपर अपने मेजर सपोर्ट 242 के आसपास है। 242 अगर निकला तो 224 तक आ सकता है, बट ये 242 224 मोस्ट लाइकली एक्यूमुलेशन जोन होगा। इस जोन में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, तो अगर है तो होल्ड कीजिए। 224 के आसपास मिले तो एक बार ऐड भी कर सकते हैं। प्रिज्म जॉनसन ठीक ठाक है, 179.50 निकलेगा तो आपको 240 250, या ये 2 साल के लिए छोड़ दीजिए टारगेट लगाने की जगह। 2 साल समय दीजिए इसमें। टारगेट पे क्या होगा, आप जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि जब भी ये स्टोरी और मोमेंटम बनेगी लंबी चाल लेगा ये सारे स्मॉल कैप मिड कैप के जो सीमेंट काउंटर्स हैं। तो मैं इन पे 2 3 साल का प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। नेटको फार्मा को को लेकर सुरेश जी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसके अंदर। नेटको फार्मा में अभी तो कोई मूव नहीं दिख रहा है सर। 750 755 के आसपास अगर बुलिश एविडेंस मिले तो बाई कीजिए। वहां से 1000 1050 तक जाते हुए दिख रहा है। कविता बिश जी के पास रेडिंगटन है और 303 रुपए के दाम पे खरीदारी है, अब ये पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इसमें। सर रेडिंगटन में स्टॉप लॉस आपका इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए 270 रुपए का, क्योंकि 270 अगर टूटा तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। और अगर 300 रुपए निकाल के क्लोज कर लिया तो 340 रुपए आराम से खुल जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट आया आपके लिए त्यागराजन साहब का, उनका कहना है कि पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया रिस्क मैनेजमेंट समझाने के लिए और पोजीशन साइजिंग की कैलकुलेशन बताने के लिए। अब वो और बेहतर तरीके से और कैलकुलेटिव तरीके से अपनी पोजीशंस को ले पाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तरफ से। दीपक सिंह साहब ने CESC पर एक सवाल पूछा है, 183 रुपये के दाम पे खरीदारी है और मध्यम अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए। सर देखिए, CESC में 205 दिन का कप एंडल पैटर्न बना है जो अब एक्सटेंड हो रहा है। मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टॉक में, लेकिन मैं 183 रुपए निकलने के बाद इंटरेस्टेड रहूंगा। दैट बीइंग सेड, पिछले महीने ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, करंट मंथ में कंसोलिडेशन कैंडल है। वीकली चार्ट पे 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है, तो यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा नहीं लगती है। बट मैं हमेशा मोमेंटम में कंफर्टेबल रहता हूँ, वो 182 183 के ऊपर बनेगा। तो प्रीएम्प्टिव लेना है ले सकते हैं। 182 83 के ऊपर लेंगे तो फटाफट मोमेंटम में आपको 210 220 मिल जाएगा। एक सवाल आया है ग्रो के IPO में फ्रेश एंट्री करें क्या, अदीप साहब पूछ रहे हैं।
नहीं सर, ग्रो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब कोई भी आईपीओ जब तक बेस नहीं बनता है, जैसे बगेरिया में जब बना था तो हमने दे दिया था, अ, बाकी स्टॉक्स में भी जब बना था तो बता देंगे। अभी पहला ही दिन है, बाइंग है, तो आज के लो के स्टॉप लॉस से जिसके पास है होल्ड कर ले। फ्रेश बाइंग में मतलब रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगी, क्योंकि आप अगर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 30 रुपए आपको चाहिए या 20 रुपए चाहिए 1:2 करने, और शायद ना चल पाए। तो नॉट श्योर चल जाएगा कि नहीं, बट शायद नहीं चलेगा, तो अवॉइड कर देना चाहिए फ्रेश एंड पी। हम्म। तो अवॉइड करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए एटलीस्ट। एक सवाल आया है ममता सिंह जी का, इन्होंने फिर से सवाल पूछा है कि वारी रिन्यूएबल 1266 पे खरीद रखा है और एसोसिएटेड अल्कोहल 1210 पे ले रखा है, नज़रिया इन दोनों में ही ठीक ठाक है, क्या करना चाहिए? ठीक ठाक से अगर इनका मतलब है कि 2-3 साल एसोसिएटेड अल्कोहल, तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में इसने रिजल्ट खराब थे, और ये गैप डाउन ओपनिंग 10 नवंबर को जो आई है 15% की, इन्हें थोड़ा सा डेंट मारा है इसके चार्ट स्ट्रक्चर में, तो 918 तक शायद नीचे आ जाए। तो अगर 2-3 साल का नजरिया है तो डिप्स पे ऐड कर लीजिए। कोई खास बड़े स्ट्रक्चर पे ब्रेकडाउन नहीं है, डेली चार्ट के छोटे स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन है। वारी रिन्यूएबल एनर्जी 1170 का ब्रेकआउट था, 1170 पे ही आके रेस्ट कर रहा है टारगेट कंप्लीट करने के बाद। नया बेस बन रहा है, 1170 नहीं टूटा तो फिर ये ऊपर में 1270 का ब्रेकआउट लेके 1500 जा सकता है। तो 1170 के आसपास वॉच कीजिए, 20 रुपए बफर ले लीजिए, 1150 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। एक सवाल आया है परमार, प्रिंस परमार साहब का, वो पूछ रहे हैं कि उनके परिवार ने एक प्लान बनाया है कि 1 साल के लिए हर महीने 15 तारीख को 6,000 रुपये डालना है। अब बताइए अंशुल सर, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए कितने समय के लिए डाल रहे हैं। अगर मैं होता और एक मेरे साल के पास लिए। अगर 1 साल के लिए आपको डालना है, तो आप बेटर है कि रिलायंस सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अगर इस जंक्चर पे कोई चीज सेलेक्ट करता तो मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ही करता, क्योंकि परफेक्ट कप एंड पैटर्न है, ट्रैक्शन भी मिल रहा है, अदानी ग्रुप में राइट इशू भी आना है अदानी एंटरप्राइजेस में, तो तेजी पूरे ग्रुप में डेवलप होती हुई दिख रही है। तो मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सेलेक्ट करता। नहीं तो फिर सेकंड चॉइस मेरी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आती, थर्ड चॉइस पीपीएल फार्मा आती, कुछ हद तक उसमें रिलायंस भी आ जाता। बट आउट ऑफ ऑल सिर्फ एक पूछेंगे तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन परफेक्ट चॉइस है। ओके। योगेश सिंह साहब पूछ रहे हैं कि एफएल इंडिया के 1170 रुपए के दाम पर शेयर हैं 30, 2 से 3 साल का इनका नजरिया है, क्या करा जाए इसमें? सर एफएल इंडिया फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से मंथली चार्ट पे 10 मंथ मूविंग एवरेज टूट रही है। अगर मंथली क्लोजिंग 1850 के ऊपर आती है तो कंफर्टेबल रहेंगे। अगर मंथली क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो फिर स्टॉक में डाउनसाइड खुलेगी। लगभग पहला टारगेट 1600 का और दूसरा 1450 का रहेगा। तो फिलहाल तो खराब ही लग रहा है। पुल बैक मिल जाए 1850 तो एक बार एग्जिट करने की सोचिए। ओके। तो पुल बैक मिल जाए तो कोई भी एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। विशाल शर्मा जी के पास सफायर फूड है, 325 का इन्होंने दाम रखा है और 6 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए? मैं अभी यूट्यूब पे किसी फंड मैनेजर का इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनका ये कहना था कि इस स्पेस में अब पीएमएस वाले जो हैं वो इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हुए हैं। बट चार्ट पे मेरे को अभी भी कोई बाइंग नहीं दिख रही है। बट अगर बोल रहे हैं कोई फंडामेंटल सुधर रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैक्शन बनना चाहिए। फिलहाल डिप आती हुई दिख रही है, 242 मंथली चार्ट पे स्विंग लो है, और अगर वो निकलता है तो अगला स्विंग लो 220 के राउंड है। तो 240 220 के राउंड में भी वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकती है। बट वो जोन आती हुई दिख रही है, तो फ्रेश बाइंग तो नहीं दिख रही है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो एग्जिट कर लीजिएगा, ये आपको एक राय दी गई है इस सिचुएशन को लेकर भी। सीडीएसएल में वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आ रहा है क्या, ये एक सवाल आया है, आपको दिख रहा है? एचएल वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बिल्कुल आ रहा है सर। 1621 रुपये 80 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 1726 1851 का टारगेट खुलेगा। 1726 ऑर्डर ब्लॉक का लो है, तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर क्रॉस हुआ तो फिर 1851 भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया लगा ये सवाल सुन के, कि सवाल में ही जवाब था कि बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर ये और लिखे होते कि बॉक्स पैटर्न है तो ज्यादा खुशी होती। नहीं सर, आपने सिखाया, कैसे नहीं सीखेगा, हमारे अलावा दुनिया सीख गई, हम ही को समझ में नहीं आया बॉक्स कहाँ टूट गया कहाँ बन गया। एनीवेज, एक सवाल आया है लखनऊ से, अभिषेक साहब का सवाल है, पूछ रहे हैं कि एमटार टेक में क्या करें, इन्होंने 2124 के दाम पे खरीदारी कर रखी है। एमटार टेक सर मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है, कल की कैंडल भी बहुत बेहतरीन है।
अगर यहाँ से अब 2220 रुपये नहीं टूटता है तो आप मान के चलिए मोस्ट लाइकली ये स्टॉक 3000 रुपये की तरफ बढ़ रहा है। बेर मिनिमम मंथली चार्ट अगर चार्ट मैक्स कर देंगे, मैक्स इसको मैक्स कर दीजिए, मैक्स करेंगे तो ये जो 2022 का हाई बना था लगभग 2500 के आसपास, आप देखिए वहीं पे वापस आया है। तो ये पूरा बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। 2550 का अगर ये ब्रेकआउट ले लिया तो 3000 तो कम से कम जाएगा। एक सवाल है NACL के ऊपर। हितेश जैन साहब ने इसके 195 रुपए के दाम पे शेयर ले रखे हैं। अब उसमें वो क्या करें? टाइम का कोई कमी नहीं है उनको। बिल्कुल गलत लिया है सर। इसमें ATR एक्सटेंशन कैंडल 21-22 जुलाई के आसपास थी 324 रुपए पे, और जब ATR एक्सटेंशन इज सॉर्ट ऑफ मिनी बाइंग क्लाइमैक्स, ATR एक्सटेंशन 80% ATR एक्सटेंशन बाइंग क्लाइमैक्स में कन्वर्ट होते हैं। इसमें कन्वर्ट हुआ 270 पे और बाइंग क्लाइमैक्स का टारगेट था 187 जो आ गया है। 187 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 158 की खुली हुई है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है दे के निकल लीजिए, क्योंकि 158 आते आते फिर वही कहानी चालू हो जाएगी कि लंबा फंस गए, लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। मत कीजिए, 183 में एग्जिट करके वॉच लिस्ट से ही काउंटर को हटा दीजिए। जी, तो आपके लिए राय साफ है जैन साहब, आप इसको एग्जिट करिए एज सून एज पॉसिबल और साथ साथ अपनी वॉच लिस्ट से भी निकाल दीजिए। एक सवाल है HS बावा साहब का। इनके पास कृष्णा फॉस्केम के शेयर हैं 546 रुपए के दाम पर। अब इसे होल्ड करें, लॉस बुक करें, या स्विगी में कहीं नई एंट्री करने की इच्छा भी रखी है, क्या वो करें? कृष्णा फॉस्कैम, कृष्णा फॉस्कैम, कृष्णा फॉस्कैम नहीं सर, कृष्णा फॉस्कैम मेरे को सही नहीं लग रहा है मंथली चार्ट पे। मोस्ट लाइकली ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ चीज दिख रही है, बट मेरे को 2-3 हफ्ते और चाहिए क्लियर कंफर्म ट्रेंड के लिए। 2-3 हफ्ते के पहले अगर 490 के नीचे क्लोज करता है तो क्लियर एग्जिट है, नहीं 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा आइएगा सवाल पूछने। इन द सेड प्रोसेस 490 के नीचे क्लोज करे तो फिर सोचना नहीं है, तुरंत एग्जिट कर लेना है। स्विगी के साथ दिक्कत है, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं आती है तब तक अवॉइड कीजिए, प्रॉफिटेबल आने के बाद इसको बाय कर लीजिए। भले थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन कंफर्मेशन रहेगी कि और ऊपर जा रहा है। फिलहाल 381 का जो सपोर्ट था टेस्ट हो गया है, 381 टूटता है तो फिर और डाउन साइड खुलेगी। ओके, आशीष जी का सवाल आया है। पहले तो हैप्पीएस्ट माइंड और गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स, इन दोनों को क्या ये 4 से 6 महीने के लिए ले सकते हैं? हैप्पीएस्ट माइंड तो नहीं लग रहा है सर, 386 रुपये नीचे आते हुए दिख रहा है। मे बी एक बाउंस बैक दे दे 555 तक, बट नीचे 386 हाई लाइकली टारगेट है। मंथली पे वही ऑर्डर ब्लॉक है। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ हुआ है स्टॉक में, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। दूसरा ओके, स्टॉक कौन सा था सर? गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स। गेटवे, गेटवे डिस्ट्री पार्क, ये स्टॉक भी खराब लग रहा है। नीचे 55 का सपोर्ट लेके ऊपर आया है, 66 रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट लेग में मोस्ट लाइकली 50 रुपये 17 पैसे तक नीचे आ सकता है। वॉच लिस्ट से हटा दीजिए इसको, नहीं फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, एक शॉर्ट टर्म व्यू हिमांशु जी ने पूछा है पतंजलि को लेकर। क्या करना चाहिए? एक दूसरा, अगर होल्ड कर रहे हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस? तो देखिए पतंजलि में ईमानदारी से मेरे को वही पैटर्न दिख रहा है जिसमें मैं फंस के 70% अपनी कैपिटल दिया था IRB इंफ्रा में। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। मंथली पे बड़ा टाइट क्लोज, फेल्ड ब्रेकआउट, और फेल्ड ब्रेकआउट के बाद मेरे को 8 ही 10% के लॉस में निकल जाना चाहिए था, जो मैं नहीं निकला। जिद पे अड़ा रहा कि अब नहीं कब चल जाएगा, और वो 70% नीचे बेचना पड़ा। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। आई वुड सजेस्ट एन एग्जिट, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो मैंडेटरी 550 रुपए का हर कीमत पे स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। अगर ये IRB रिपीट हुआ तो मान लीजिए कि 50-60% आप अपनी कैपिटल खो देंगे। रिलायंस और SBI, नैतिक साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों रखने लायक हैं? SBI का खेल खत्म हो चुका है सर। SBI हमने जब कपनल पैटर्न से ब्रेकआउट दे रहा था करीब 850-840 के आसपास 1000 रुपए की बात की थी। रिजल्ट 971 का हाई बना था, उस दिन एग्जिट की सलाह थी, तो अभी भी वही है। अब इस स्टॉक को भूल जाइए, नया कुछ पैटर्न, नया कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तब देखेंगे। अब नहीं लग रहा होल्ड करने लायक। रिलायंस जरूर यहाँ से होल्ड करे रहिए। पहले ऑल टाइम हाई, उसके बाद 2000, उसके बाद 2200, तीनों टारगेट मिलेंगे आपको। जैन साहब, कुछ चुना आपने? सर एक स्टॉक जो अभी ठीक लग रहा है, राइट साइड, मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट है और
ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। एशियन टाइल्स, इस स्टॉक को देख सकते हैं। एक बार इसका रिजल्ट चेक कर लेता हूँ, आसपास तो नहीं है। आज या कल में इसका रिजल्ट आना है, तो आ गया है या आना है, नॉट क्लियर। बट स्टॉक में ठीक ठाक ब्रेकआउट 65.9 पे बना है। लग रहा है कि स्टॉक 78 से 80 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस ले लीजिए 64 का। रिजल्ट आज आना है या आ चुका है, नॉट क्लियर। रिजल्ट अगर आ चुका है तो ठीक है, आना है तो रिजल्ट आने के बाद लीजिएगा। तो एक बार ये क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, बट स्टॉक मेरे को ठीक लग रहा है 80 रुपए तक जाते हुए। तो 80 रुपए के आसपास स्टॉप जा सकता है। वो है एशियन ग्रेनिटो, करीब करीब 68 पे कामकाज कर रहा है। कोई स्टॉप लॉस है क्या इस पे जैन साहब? 64 रुपए। स्टॉप लॉस रुपए 64 रुपीज ले लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगेन इसमें क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, 68 पे ले रहे हैं, 64 का स्टॉप लॉस है, यानी 4 रुपए। 1,000 डिवाइड बाई 4 रुपए हुआ 250 क्वांटिटी। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है और आप 250 से ज्यादा ले रहे हैं, तो ना आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं ना स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो 64 का एक स्टॉप लॉस, 80 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं एशियन टाइल्स को। इसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा। जैन साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर मेरी तो वही 3 स्टॉक्स है मेरे पास, हाईटेक, अदानी और टाटा टेक। बाकी जो भी यहाँ पे रिकमेंड किया है वही क्लाइंट्स को सेम भाव पे रिकमेंड किया है। ओके, चले जैन साहब, कब तक हो मुंबई में वैसे आप? मैं अभी रिटर्न नहीं है सर, लेकिन अगले ट्यूसडे तक तो काम है, तो अगले ट्यूसडे तक तो हूँ ही। मतलब धर्मेंद्र जी को बिल्कुल भला भला चंगा करके ही निकलोगे वहां से? बिल्कुल पूरा लार्ज एकदम गोविंदा जी कहा भी कुछ बेहोश हुए हैं, वो वहां भी देख लेना, एक चक्कर मारी लेने लगे जब गए हो तो वहां पर भी नहीं, शायद काम आ जाए। धर्मपा जी अपने फेवरेट। चलो बढ़िया। वो प्रेम चोपड़ा साहब भी एडमिट थे, उनका भी जरा ख्याल रखना इफ इन केस। वो तो सुपर फेवरेट है सर। हाँ, तो जरा ध्यान रखिए। चलिए, खैर एंजॉय करिए अपना मुंबई का ट्रिप। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बातचीत करने के लिए।